नमस्कार। संगीता तोमर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो +1 के स्टूडेंट्स के लिए है। +1 में हमने जो समय की शुरुआत नामक पहला चैप्टर शुरू किया हुआ, उसमें हम आदि मानव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, पिछली जो 2 वीडियो मैंने आपको सेंड की हुई है, उसमें मैंने आपको आदि मानव से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ दी हुई है। सबसे पहले कि उनके जो वैज्ञानिकों ने उनके जिस हिसाब से उनमें शारीरिक जो चेंजेज आए, उसके हिसाब से किस नाम के आधार पर वैज्ञानिकों ने उनको बांटा है। और उसके बाद हमने आदि मानव के अपने सबसे पहले तो कौन कौन से शिकार प्राप्त करने के तरीके थे, उसके बाद हमने उनके निवास स्थान और औजार आदि की चर्चा की है। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है, इसमें मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि आदि मानव ने किस तरह से भाषा एवं कला का विकास किया। जी हाँ डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा, किसी बंदर को देखा होगा तो आपको उसकी भाषा समझ नहीं आएगी। कुछ ना कुछ वो बोलता है लेकिन हमें वो समझ नहीं आता है। तो उसी तरह से जब आधुनिक मानव का निर्माण हुआ तो उसमें जो भाषा का विकास, आज जिस तरह की भाषा हम बोल पाते हैं, तो डियर स्टूडेंट, ये एकदम से नहीं हुआ है। इसका विकास उसी तरह से हुआ है जिस तरह से आपके घर में या आपके आस पड़ोस में आपने एक नवजात शिशु को देखा होगा। उसके बाद 2 या 3 महीने बाद आपने देखा होगा कि वो शिशु कुछ अपने हाथों द्वारा कुछ इशारे करता है। फिर उसके बाद आपने देखा कि जब वो थोड़ा 5-6 महीने का हो जाता है तो उसके बाद वो कुछ ना कुछ गुनगुनाने लगता है, जो आपको समझ नहीं आता, आपको, हम सबको। फिर उसके बाद आपने देखा होगा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके बाद वो किसी का नाम लेके पुकारता है, चाहे वो मम्मी है, चाहे पापा है, चाहे वो बुआ है। और उसके बाद आप देखते हैं जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो उसकी जो भाषा है, जो हम सब बोलते हैं, उस हिसाब से वो सेंटेंस का प्रयोग करता है, मतलब कि अपना पूरा शब्द बोल पाता है। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी जो आदि मानव में भाषा का विकास हुआ, तो ये है तो बहुत लंबी कहानी कि किन किन चरणों से या किस किस तरह से हुआ है। लेकिन जो भाषा के विकास के बारे में जो यहाँ पर मत प्रचलित है, उसमें भी यही बताया हुआ है कि जो होमिनिड जो हमने पढ़ा है कि जिन्होंने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए, उनको होमिनिड कहा गया। तो होमिनिड भाषा में सबसे पहले उन्होंने हाव भाव अथवा हाथों का संचालन सम्मिलित था। और उसके बाद उन्होंने फिर स्पोकन, जिसको कि मतलब उच्चरित भाषा और गुनगुनाने का प्रचलन शुरू हुआ। और उसके बाद मानव भाषा का आरंभ संभवतः बुलावे की क्रिया से हुआ, जैसे अन्य प्राइमेट द्वारा किया जाता था। और समय के साथ साथ इन ध्वनियों ने भाषा का रूप धारण कर लिया। और बोलने वाले भाषा का जो आरंभ वो कब हुआ, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। लेकिन जो ये भाषा का विकास हुआ, तो डियर स्टूडेंट, इससे आदि मानव को बहुत सारे फायदे हुए, लाभ हुए। तो सबसे बड़ा लाभ तो उस समय आदि मानव आधा मानव था, तो ज़्यादातर तो उसको जो अपने पेट की आग को बुझाने के लिए सबसे ज़्यादा शिकार की आवश्यकता होती थी, और दूसरा अपने लिए कोई आश्रय बनाने की। तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो भाषा से किस तरह से उसको सहायता मिली। तो सबसे पहले शिकार करने में उसको किस तरह से सहायता हुई, तो नंबर 1, जैसे अगर उसने वो लोग आदि मानव जब शिकार की योजना बनाते थे तो उसमें भी भाषा की ज़रूरत होती थी। तो जब भाषा का विकास कर लिया था तो वो किसी भी जानवर को मारने की क्या योजना बना सकते थे, और वे जानवरों के क्षेत्रों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर सकते थे कि कहाँ पर हमें जानवर प्राप्त होंगे, किस तरह से हम उनको मारेंगे। और दूसरा, वे जानवरों की प्रकृति पर भी विचार विमर्श कर सकते थे कि कौन सा जानवर ज़्यादा हिंसक है या किस जानवर को आसानी से
मारा जा सकता है। और इसके बाद क्या फ़ायदा हुआ कि वे शिकार के लिए आवश्यक औजारों पर भी विचार कर सकते थे। जी हाँ, कि अगर बड़ा जानवर है तो उसके लिए कौन से औजार इस्तेमाल करने हैं, छोटा है तो उसके लिए कौन से औजार इस्तेमाल करने हैं, और वे मारे गए जानवरों के उपयोग के बारे में भी चर्चा कर सकते थे। तो ये तो था उनका शिकार में जो भाषा ने लाभ दिया उनको। इसके बाद अब आश्रय बनाने, आश्रम मतलब जो अपने लिए शेल्टर, जो भी उन्होंने घर बनाना था, तो उसके लिए भाषा ने किस प्रकार से उनको सहयोग दिया। नंबर 1 कि जब वो अपना घर बनाना की सोचते थे तो उसके लिए वो आपस में, आदि मानव आपस में ये चर्चा कर सकते थे कि कौन सा क्षेत्र उनके लिए सुरक्षित रहेगा, और वे आश्रय बनाने के लिए उपलब्ध सामग्री की भी जानकारी प्राप्त कर सकते थे, और वे जो उनका घर बनाने या आश्रय बनाने के तरीकों के संबंध में भी चर्चा कर सकते थे, और वे आश्रय स्थल के निकट उपलब्ध जो सुविधाएं हैं उसके ऊपर भी विचार विमर्श कर सकते थे, और वे आश्रय स्थल को जंगली जानवरों एवं भयंकर तूफानों से सुरक्षित रखने के बारे में भी डिस्कस कर सकते थे। तो ये तो था उनका जो भाषा है, भाषा का किस तरह से उनमें विकास हुआ और किस तरह से भाषा ने उनको सहयोग दिया। अब इसके बाद चित्रकला। डियर स्टूडेंट, बहुत सारे आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र प्राप्त हुए, चाहे वो गुफाओं में बने हुए हो या फिर उस समय के कोई अवशेष जो मिले हुए, तो उसके द्वारा ये मालूम पड़ा कि वो बहुत सारे अपने जो हाव भाव को व्यक्त करने के लिए चित्र बनाते थे, और उनके जो चित्र होते थे जीव जंतुओं के, पेड़ पौधों के, सूर्य के, चंद्रमा के, तारों के, नदियों के, तो ये सारे चित्र मिले हैं। और ये चित्र सबसे ज़्यादा जो है स्पेन में एक अल्टामिरा गुफा है, और फ्रांस में एक लेस कॉक्स नाम की तथा चाउबेट नाम की जो गुफाएं हैं वहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये सारे जो चित्र है वो बहुत सारी चीज़ें दर्शाते हैं, जैसे कि इन चित्रों में अधिकांश शिकार के चित्र बनाए जाते थे। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने उस समय जो ज़्यादातर जो शिकार के चित्र बनाए हैं उसके पीछे ये कारण है कि उस समय तक वो लोग सिर्फ, उनका जो एकमात्र उद्देश्य सिर्फ शिकार करना ही होता था। अब उस समय बहुत सारी मूर्तियाँ भी मिली है आदि मानव के काल की। उस समय ज़्यादातर जो मूर्तियाँ मिली है वो स्त्रियों से संबंधित ही होती थी, और क्योंकि उस समय जो स्त्रियों को बहुत महत्व दिया जाता था। तो इस तरह से ये तो था हमारा जो आदि मानव के भाषा और कला के विकास के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, एक और यहाँ पर इसी चैप्टर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हादजा। तो कई बार इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये हादजा लोग कौन थे। तो हादजा जो था ये एक लघु समूह है जो एक खारे पानी की झील लेक यासी के इर्द गिर्द रहते थे, और ये कैसा समूह था? जो शिकार तथा खाद्य संग्राहक था। मतलब कि ये खाद्य उत्पादक नहीं था, ये इनका काम था कि अपने खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा करना। और पूर्वी हादजा का क्षेत्र सूखा और चट्टान वाला था, और यह सवाना घास और कांटेदार झाड़ियाँ तथा एकासिया नामक पेड़ बड़ी संख्या में पाए जाते थे। और इसके अतिरिक्त यहाँ जंगली खाद्य पदार्थों की भी काफ़ी मात्रा मिली है। लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज़ को बहुत मतलब ध्यान में रखना है कि जो हादजा जो लोग थे वो बड़े बड़े जानवरों में, जैसे हाथी, शेर, तेंदुआ, लकड़बग्गे, गेंडे, भैंस, चिकारा, हिरण, बंदर, मतलब ये सारे जो बड़े बड़े जानवर थे इन सब का क्या करते थे? शिकार करते थे। और दूसरे छोटे छोटे जो जानवर होते थे, खरगोश, गीदड़, कछुए, इन सबको वो मारते थे। लेकिन हादजा जो लोग थे वो केवल हाथी को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के जानवरों का शिकार भी करते थे और उनका मांस भी खाते थे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो याद रखने वाली बात ये है कि जो हादजा लोग थे वो विश्व में सबसे अधिक मांस खाते थे, और इसके बावजूद भी वो इस बात का ख्याल रखते थे कि जो ये शिकार है कहीं उनके लिए भविष्य में कोई खतरा ना पैदा
कर दे। तो इस तरह से जो ये डियर स्टूडेंट हमने पहला चैप्टर पढ़ा, इसमें पूरी तरह से आदि मानव के बारे में बताया हुआ है, तो इसको आपने बहुत ध्यानपूर्वक से पढ़ना। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके लिए जो प्रश्न आते हैं इस चैप्टर में से संबंधित, आपके लिए प्रश्न 2 नंबर का आ सकता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि आदि मानव के जो मतलब बारे में हमें किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है, या फिर जीवाश्म से क्या अभिप्राय है। तो इस तरह के 2-2 नंबर के क्वेश्चन, और इसी तरह से 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे होमो से आपका क्या अभिप्राय है, या इसकी कौन कौन सी होमो को कितने भागों में आगे बांटा गया है। तो इस तरह से आपने इस चैप्टर को थॉरोली पढ़ना है, और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की हुई है उसको आपने अपने ध्यान में रखना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।